नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है हमारा ओबीसी आरक्षण का दलदल। दल मिले तो क्या मिले दिल? बड़ा सवाल है। इंदौर का डेवलपमेंट क्यों हुआ, ये सवाल मैं अक्सर पूछता हूं एक पत्रकार के नाते। जब भी इंदौर में होता हूं तो बीजेपी कांग्रेस के नेता एक ही बात कहते हैं कि भैया आपके भोपाल की तरह तंग नजरिया नहीं है हमारे यहाँ इंदौर का कोई मुद्दा होता है ना, हम सब मिल जाते हैं एक साथ। और आपको बताएं, शर्म भी नहीं करते। अगर दिल्ली फ्लाइट से जाना है तो एक ही फ्लाइट में जाते हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग। दरअसल राजनीति का दायरा जब से संकीर्ण हुआ है, विकास भी नैरो हो गया, वो भी संकीर्ण हो गया। क्योंकि एक से भले दो, पक्ष और विपक्ष अगर विकास के मुद्दे पर हर जगह उनका एक साथ होना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है। आपको जहां विरोध करना है वहां विरोध करेंगे ही, करना ही चाहिए जनता के हित में। लेकिन जहां आपको विरोध नहीं करना है वहां साथ होना चाहिए। और यही वजह है कि इंदौर जैसा विकास, जहां बीजेपी कांग्रेस ने ये दलों की दीवारें गिरा दी हैं, वहां का विकास हमेशा ये बताता है कि क्यों इंदौर आ गया और क्यों मध्य प्रदेश के दूसरे शहर इंदौर जैसा होना तो चाहते हैं, लेकिन वो वैसे बीजेपी कांग्रेस के नेता कहां से लाए जैसे इंदौर। बहरहाल आज इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। गुरुवार को सीएम हाउस में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल एक मत नजर आए। सभी ने सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया। मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर यह बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सभी एक मत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आए, जिससे सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 14% क्लियर है और 13% होल्ड है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस मुद्दे पर सरकार और सीएम के कदम की सराहना की। 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। मुझे लगता है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो इन्हीं बातों को लेकर था। सरकार का सदैव मत रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिले, लेकिन कई बार बाहर अलग अलग आवाज़ें आती थी। आज एक साथ ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं फिर से बधाई देता हूँ और सभी दल के नेताओं का भी आभार। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और सरकार की जो नियत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ। सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण पर दल एक मत तो हुए, साथ ही श्रेय की लड़ाई शुरू होने के साफ संकेत भी दिखाई दिए। कांग्रेस का कहना है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय की बात कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण 6 साल रोका, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बैठक के बाद बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पहले से सहमत थी। सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूंकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूँ। आज इनको लगा है कि बोर्ड हमसे छिटक रहा है, तो आज इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। क्यों घबराहट थी? इसीलिए कि बोर्ड आपके हाथ से खसक रहा है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ श्रेय की लड़ाई थी और कुछ नहीं। सर्वदलीय बैठक सामान्यतः जब होती है जब विवाद होता है, समन्वय नहीं होता। तो कांग्रेस तो पहले से पक्ष में थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर 22 सितंबर से डे टू डे सुनवाई शुरू होने वाली है। इससे पहले हुई बैठक में मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक सरकार सभी दलों के साथ मिलकर इस मसले पर आगे बढ़कर
इसका समाधान करना चाहती है। ये भी तय किया है कि इस मसले से जुड़े सभी वकील 10 सितंबर से पहले आपस में बैठकर बात करेंगे। 27% ओबीसी आरक्षण पर 6 साल से पैच फंसा हुआ है। 2019 से पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा। अब दल तो मिले हैं, क्या इनके दिल भी मिले हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर राजनीतिक दलों के दिल नहीं मिले तो ओबीसी आरक्षण का दलदल खत्म होने में और वक्त लग सकता है। नमस्कार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम सर्वदलीय बैठक। ऐसा नहीं है कि सर्वदलीय बैठक की परंपरा मध्य प्रदेश में या देश में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई, सब शामिल हुए, और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चीज़ें अब उतनी इंटेंसिटी से नहीं होती हैं जिस इंटेंसिटी से होना चाहिए। डेवलपमेंट के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक एक बहुत गरिमामय लोकतांत्रिक परंपरा है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जरा भी समय नहीं लिया एक ऐसे मुद्दे पर, 27% ओबीसी आरक्षण के मसले पर, और उन्होंने तुरंत आह्वान किया। और उतना ही धन्यवाद की पात्र मध्य प्रदेश कांग्रेस है कि जिसने बहिष्कार या हम नहीं आएंगे नाक बहुत सिकोड़ते हुए दूरी बनाने की कोशिश की। दोनों दलों ने, एक ने हाथ बढ़ाया, दूसरे ने भी तुरंत हाथ बढ़ाया। सुर अलग अलग रहे, खासतौर से कांग्रेस के, लेकिन वो ठीक है, वो चिंता की बात नहीं है। तो अहम बिंदु आज का यही है। आप हमारे सवाल देख लीजिए। पहला हमारा सवाल है, ओबीसी आरक्षण पर राजनीतिक दलों का एक सुर, एकजुटता है या सियासी मजबूरी? सर्वदलीय संकल्प ओबीसी समाज को राहत देगा या फिर ये श्रेय की लड़ाई की तरफ जाएगा? क्या 22 सितंबर से पहले सियासत एक तरफ जाएगी या ओबीसी आरक्षण की जंग को नया मोड़ देगी? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तरफ रुख करते हैं। माफ़ कीजिएगा। हमारे साथ हैं मौसम बिसेन, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य हैं। स्टूडियो में डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, उनका स्वागत करता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट गिरीश उपाध्याय जी हैं, उनका बहुत स्वागत है। और चौधरी साहब का जिक्र मैंने कर ही दिया। गिरीश जी, बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी आपकी। सर्वदलीय बैठकों की परंपरा लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। एक छोटी टिप्पणी इस पर भी आपकी चाहूँगा, और ओवरऑल इस पूरे मसले को आप किस तरह देखते हैं? एक अच्छी कोशिश हुई है और टॉप ऑफ द बोर्ड के तहत अब इस पर 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। जी हाँ शरद जी, आपने खुद ही कहा और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो सर्वदलीय शब्द है, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक शब्दावली से गायब ही होता जा रहा है। और वैसी परिस्थितियों में जब इसका उपयोग होता है और वो धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर वो दिखाई भी देता है, तो वो अनुभूति बड़ी सुखद होती है। एक समय था जब इस किसी भी विवाद के मामले में या और भी कोई बात होती थी, मतभेद होते थे, तो सभी लोगों को मिलाकर बैठकर बात करना ये होता था। लेकिन वो परंपरा लंबे समय से लगभग बंद सी है। अभी तो सर्वदलीय तो नहीं होती है, दलदलीय बैठकें होती हैं, और बात के बजाय लात से चीज़ें सुलझाने की या अपनी बात को मनवाने की कोशिश होती है, और वहीं बात बिगड़ती चली जाती है। तो मेरा मानना है कि इस मामले को लेकर अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो पहल की है, उसको सकारात्मक नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए। और ये बहुत लंबे समय से, पिछले 6 साल से ये मामला अदालतों के गलियारों में है। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट, उसका और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अपनी नाखुशी, फिर सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पास बुला लेना, ये बहुत सारी उठापटक हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारे इंटरवेंशन हुए। बार बार, कई बार जो है वो बयान बदले गए, कई बार हलफनामे बदले गए। तो ये सब सारा चलता रहा। ऐसा नहीं है कि कोई देना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल मुद्दा था वो ये था कि इसका श्रेय कौन लेगा,
और अभी भी जो इस सर्वदलीय बैठक में जो बात बताई जा रही है आधिकारिक रूप से भी और वैसे भी कि एक सहमति बन गई है, लेकिन उस बैठक के बाद में जिस तरह से बयान आए हैं वो इस पे थोड़ा सा नींबू निचोड़ने का काम करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप सर्वदलीय बैठक में गए हैं और कोई सहमति बनी है तो उसको आगे तक परिणाम तक ले जाया जाना चाहिए। हम उम्मीद करें जिस भाव से आपने इस बहस को आज रखा है, विषय में रखा है, मुझे लगता है ये पूरे ओबीसी समाज की एक बड़े लंबे समय की मांग थी, रही है, और उसके समाधान का अगर वक्त आया है तो आप सारे मतभेद भुलाकर, अपना ईगो भुलाकर और ये श्रेय लेने की होड़ भुलाकर आप पहले ये तय कर लें कि उस समाज को उसका लाभ मिल जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है गिरीश जी। और मुझे ध्यान आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये दायित्व संभाला था उसके कुछ अरसे बाद उनकी एक टिप्पणी थी जब उन्होंने कानूनों की अधिकता और मत भिन्नता का उल्लेख किया था कि मुझे आश्चर्य होता है कि एक सरकारी महकमा दूसरे सरकारी महकमे के खिलाफ कोर्ट में चला जाता है। यानी ये वैसा ही है जैसे दायां हाथ बाएं हाथ का विरोध करे, और बड़ी चिंता उन्होंने जताई थी। और इस मामले में भी ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी बहुत दूर नहीं 19 अगस्त को मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने एक एफिडेविट दिया और ये बात की कि जितनी भी 27% आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाएं हैं वो खारिज की जाएं, और फिर बुधवार को उसने वापसी के लिए हलफनामा दिया। तो ये बताता है कि हम कितनी विकास एजेंसियां जैसे अलग अलग होती हैं, पीडब्ल्यूडी तो कहीं कोई और एजेंसी, कहीं और एजेंसी, किसकी सड़क है, नगर निगम की है, पीडब्ल्यूडी की, वैसे ही सरकारी महकमों की मत भिन्नता बड़ी चुनौती बनती है। जी क्या कहेंगे चौधरी साहब? आपने एक बहुत अच्छे राजनीतिक चलन की तरफ उल्लेख किया और उसको उभारने का प्रयास किया। मैं आपको साधुवाद देता हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, और ख़ास तौर पर मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा, भाजपा के द्वारा विपक्ष का जिस तरीके से तिरस्कार किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। क्योंकि जहां तिरस्कार होता है फिर वहां से स्वाभाविक विरोध होता है। हम ऐसे पिछले कई सालों, मुझे याद नहीं आता है कि सत्ता पक्ष में कब विपक्ष को इतनी उदारता से बुलाया है और उसको इतना सम्मान दिया है। आप देखिए कि विपक्ष मुक्त भारत की भी बात चल रही गई पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो सफल नहीं हुई। चुनावी राजनीति एक समय तक होती है, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, फिर 5 साल तक तो चुनाव होते नहीं हैं। लेकिन सत्ता चलाने के लिए और विकास के लिए दोनों पक्षों का अपरिहार्य है, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन तिरस्कार नहीं होना चाहिए और कम से कम इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए, चाहे वो सत्ता के लोग हों चाहे विपक्ष हो। इसमें सत्ता की जिम्मेदारी कहीं अधिक है क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर बैठे रहते हैं। उनको राजनीतिक चाल चलन स्थापित करने के लिए कुछ नवाचार करना चाहिए, जैसा हमने देखा। लेकिन इस पूरे मामले में जो राजनीतिक पक्ष है वो ये है कि मुझे लगता है कि जैसा कि पत्रकार महोदय भी कह रहे थे कि श्रेय लेने की जो राजनीति है, चूंकि कांग्रेस इस विधेयक को लेके आई थी, उसने लागू किया था और कहीं ना कहीं भाजपा चाहती थी कि ये बहुत बड़ा फैसला है जिसमें 50% आरक्षण की सीमा को भी तोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी जब राजनीतिक लड़ाई कोई एक दल जीतेगा तो स्वाभाविक उसको एक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने एक ऐसा उपाय रचा जिसमें कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा बहुत श्रेय मिलता दिखाई दे, इसलिए उसने इतनी उदारता दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन ये जनता की विजडम पर छोड़ना चाहिए बजाय श्रेय लेने के लिए। आप दोनों दल भले ही ये माने कि, और ऐसा हमने कई बार देखा है कि इस देश में पार्टियां भले ही बदलती रही हों, कई बार उनके बहुत अनुकूल फैसले और जनता के मन के फैसलों के बाद भी जनता का जो फैसला चुनाव के समय आया है वो भिन्न रहा है। तो ये चीज जनता की विजडम पर छोड़ना ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा ना कि 5 साल में एक ही बार संघर्ष होता है, फिर तो आपको कम से कम कुछ रास्ते, और लोकतंत्र उसी को कहते हैं जहाँ सहमति के बिंदु। मौसम जी की तरफ मैं चलूंगा, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, और इस पूरे मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग की जो डेटा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आधार बनेगा वो यही डेटा होंगे, यही आंकड़े होंगे। उनके आधार पर वो मध्य प्रदेश में जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, जनसंख्या का जो पूरी व्यवस्था है कि पिछड़ा वर्ग 50% या उससे अधिक और रेस्ट जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। मौसम जी, बढ़िया तैयारी होगी आपकी, आयोग की, और सारी जो भी जानकारी वांछित है सुप्रीम कोर्ट में वो संबंधित विधि विशेषज्ञों के माध्यम से, एडवोकेट्स के जरिए पहुंच रही होगी।
आदरणीय शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि जो आज के समय का अति संवेदनशील मुद्दा है उसको आज आपने बहस का हिस्सा बनाया है, बातचीत का हिस्सा बनाया है। जैसा कि हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय चौधरी जी कह रहे थे, एक रामचरितमानस की कथा मुझे एक लाइन मुझे याद आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसे ही कांग्रेस का हाल है, जैसी उनकी भावना रहती वैसी वो भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं को समझते हैं। आज वो इस मुद्दे पर यहां पर बैठे तो है, लेकिन उस तथ्य को नहीं जानते कि जो 2019 में कांग्रेस के शासन ने जिस अध्यादेश को लाकर फिर उसको कानून बनाया, उसकी कमियों को वो नहीं जानते। जिस तरीके से उसमें ना ही किसी प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया गया, ना ही कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई, और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो उसका कानून है उसमें लिखा है कि ओबीसी शुड बी गिवन रिजर्वेशन बिकॉज दे हैव देयर 27% पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। एक तरफ जो आधार है वो भी गलत है, दूसरी तरफ जो आंकड़ा कांग्रेस के एक्ट में है कि 27, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 50% आबादी ओबीसी समुदाय की है। तो ऐसे कानूनी रूप से इतना कमजोर जो उन्होंने एक्ट लाया, जो अनेक तरीके से चुनौतियों का माध्यम बना। मैं आपके माध्यम से आज जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक सुचिता की राजनीति के माध्यम से जो पहल करी, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वास्तविक अर्थों में आज ये बात स्पष्ट निकल कर आई है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी विचारधारा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों को उनका हित मिले। जो वर्षों से चीजें पेंडिंग है, क्योंकि पिछले दिनों 12 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 22 सितंबर से अब टॉप ऑन द टेबल प्रतिदिन हियरिंग होगी, और इसके साथ अगले माह हम परिणाम तक पहुंचेंगे। और जिस आयोग में मुझे अवसर मिला है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जो पूर्व में 2021 में आयोग का गठन हुआ, वो नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव के आरक्षण के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें सफलता हासिल करी गई। अभी जो चुनौती है सारी उस आंकड़ों के संकलन के साथ हम ऐसी मजबूती के साथ अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इतनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकें और इस बात को साबित कर सकें कि ओबीसी वर्ग को उनके हितों का लाभ मिले, आरक्षण इस मध्य प्रदेश की धरती पर लागू हो। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं हैं इसके लिए, क्योंकि ये दलीय व्यवस्था से अलग आप लोगों की प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन ये ओबीसी आबादी की एक बहुत जेन्युइन ज़रूरत है, बहुत वास्तविक और बहुत उनको दी जाने वाली एक ज़रूरत है, आवश्यकता है। गिरीश जी, जैसा हमने कहा और आप सब इससे सहमत हैं कि ये एक अच्छी पहल है। सर्वदलीय शब्द हमने बिल्कुल अब सुनना हम भूल गए हैं, और आप खुद इंदौर में महत्वपूर्ण दायित्व एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी का आपने संभाला है, और आप जानते हैं कि इंदौर के विकास में सर्वदलीय शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं होते, वहाँ होमी दाजी जैसे लीडर भी रहे जो वामपंथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे, और वहाँ का एक बड़ा समृद्ध इतिहास रहा। ये एक सीखने वाली बात है लोकतंत्र में हमको, जबकि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, कि सर्वदलीय होना ही विकास की पहली शर्त है। सर, एक छोटी टिप्पणी इस पर आपकी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही इंगित किया है। देखिए, जब तक हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे राजनीति तो होगी, उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष भी होगा। निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ते हैं, लड़ना शब्द आता है, वैसे कॉन्टेस्ट किया जाता है, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा बोलते हैं। तो जब वो होता है तब कहते हैं ना कि राजनीति युद्ध में सारी चीजें होती, तो आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें हो पाती। लेकिन जब समाज की बात आती है, लोगों की भलाई की बात आती है, जब देश की बात आती है, तब इस तरीके की बातों का कोई मायने नहीं होना चाहिए। आप मिलकर काम करेंगे तो जैसा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इंदौर ने ऐसी मिलकर काम करके कई सारी उपलब्धियां शहर के लिए हासिल की हैं, और आज अगर वो शहर स्वच्छता के मामले में देश में सिरमौर बना हुआ है तो उसमें भी बहुत कुछ योगदान इस भाव का है। और उसके बाद अगला चरण है कि उसमें लोगों का साथ, लोगों की भागीदारी। तो जब तक हम कुछ ऐसे मुद्दे तय नहीं करेंगे कि जहां पर कोई भी वाद विवाद ना होगा, हम सहमत होंगे। असहमति की राजनीति तो होती ही आई है, होती ही रहेगी।
कभी कोई सहमति की राजनीति पर भी बात हो, मुद्दों पर कुछ ना कुछ सहमति तो बने। शिक्षा का मामला है, चिकित्सा का मामला है, लोगों के स्वास्थ्य का मामला है, उनके जरूरी बुनियादी जरूरतों का मामला है, तो उस पर तो सहमति, उस पर असहमति के कोई। और ये मैंने जैसे अब कहा कि आमतौर पर ये सहमति और असहमति नहीं होती, लेकिन उसमें एक ही चोर होती है कि क्रेडिट किसको जाएगा, ये इस पे बहस होती है। तो ये मुझे ये शुरू से लगता रहा कि इसमें क्रेडिट का मामला और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। गिरीश जी, आपने कि उसको वो ये इसका श्रेय न चला, श्रेय किसको मिला जाए जी। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि एक और भी होगा कि अब आने वाले समय में जी बोलिए आप। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आने वाले समय में इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि अभी जो बयान आ रहे हैं, एक तो वो बंद हो, दूसरा अब अदालत में है मामला शरद जी, तो वहां पर जो भी पार्टी की तरफ से या और भी निजी हैसियत से भी जो लोग हैं, उनके बीच में सहमति बनवाना, और ये काम दोनों पक्षों को मिलकर करना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री की मीटिंग बुला लेने से और उसमें कांग्रेस और बाकी अन्य दलों के नेताओं के शामिल हो जाने का अर्थ ये नहीं, वकील वहां अदालत में और अलग अलग पार्टियों के वकील अदालत में क्या कहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कॉमन कंसेंसस, क्योंकि ये जो आरक्षण की सीमा होगी, ये 73% जा रही। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और ये बहुत महत्व, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जहां तक मुझे अगर सही केस का ध्यान आ रहा है, तो उसने कहा कि 50% से ज्यादा हो नहीं सकता। तो ये वाला मामला भी बहुत सारा। बिल्कुल आपने सही कहा, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे इस बहस को, क्योंकि आज विषय महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण विषय के नाते ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो गिरीश जी कह रहे हैं कि 87-13 ये भी एक रेशियो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, 87 और 13%, यानी 87% पदों पर भर्ती होगी और 13% जो है वो खाली रखा जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक इसका हिस्सा है, एक जो तरीका। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों को अपनी असुरक्षा से बाहर आना पड़ेगा। श्रेय कौन लेगा, क्या करेगा, इस चीज़ से उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। DK शिव कुमार कर्नाटक में अगर संघ का एक गीत उनके मुंह से उसका उच्चारण हो जाता है तो उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल निकलती हैं। दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा जब हुई थी 2018 के आसपास, उसके पहले, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका काफ़ी साथ दिया था इसमें। ये चीज़ें होंगी, राजनीतिक दल शत्रु नहीं है। एक बहुत छोटा कमेंट आपका चौधरी साहब। अभी मौसम जी ने जो भ्रामक बातें कहीं उसका मैं प्रतिकार कर सकता हूं, लेकिन चूंकि आप जिस भावना से बैठे हैं, मैं उस भावना को यहाँ ज़्यादा बल देना पसंद करूँगा। और मैंने अभी कहा कि जो राजनीति में सहमति के बिंदुओं की तलाश होनी चाहिए, उसी को तो हम लोकतंत्र कहते हैं। असहमत तो सभी हैं, लेकिन बतौर लोकतंत्र हम हासिल क्या करते हैं? बतौर लोकतंत्र हम यही हासिल करते हैं कि हम सब अलग अलग विचार के और पृष्ठभूमि से आने वाले लोग जो हैं वो एक सहमति के बिंदु की तलाश करते हैं। और इस पूरी पिक्चर में हम ये देख पा रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस ने तो शुरू ही किया था कि हाँ पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए, इस दोनों दलों ने इस बात पे जो सहमति बनाई वो कितनी प्रशंसनीय है कि जो एक आपके वकील हो। और गिरीश जी ने जो बात कही चौधरी साहब की, आपके सारे वकील, काउंसलर्स जो भी हैं, वही वो एक कॉमन कंसेंसस के साथ एक वॉइस में वहां बात करें। यही तो अगर वकीलों को भी यही मैसेज होगा कि भैया अपने हित छोड़ना नहीं, लड़ जाना वहां, तो आप हमारी जो बात है वो तो कहना ही है कि आप ये सबसे पहले हमने किया नहीं। लेकिन देखिए शरद जी, मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि ट्रेंड सेटर कौन बनेगा, पथ प्रदर्शक कौन बनेगा? स्वाभाविक है, सत्ता ही बनती है पथ प्रदर्शक। जो लोग ड्राइविंग सीट पे हैं, जिनका अपर हैंड है, यदि उदारता वो दिखाते हैं तब विपक्ष पे कहीं अधिक दबाव पड़ जाता है। यदि आप ही श्रेय की राजनीति करने लगोगे, आप ही छोटी छोटी, अब मैं इस पूरे मामले में इतनी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई हैं कि एक बार की सुनवाई के लिए वकीलों को 66 लाख रुपए दिए गए। आप यकीन करेंगे, जीतू पटवारी जी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए आपने दिए हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता, हमारी तरफ से और उनकी तरफ से ये बात तय हुई है कि जो दोनों पक्षों के वकील हैं और जो उभय पक्ष के वकील भी हैं, वो एक साथ बैठें और इसमें कोई वाद विवाद ना करें। भाई हमारा लक्ष्य क्या है कि मध्य प्रदेश की आबादी को 27% आरक्षण दिलाना, हम उसमें सहमत हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क में मौसम बिसेन जी। मध्य प्रदेश की धरती पर
जो सबसे संवेदनशील चीज है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, ये होकर रहेगा। और डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल के साथ हम परिणाम पर पहुंचेंगे और एक नया अध्याय मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय के लिए लिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सर्वदलीय बैठकें, श्वेत पत्र, ये लोकतंत्र का अमूल्य गहना है, जहां आप अपनी बातें बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी दल तक नहीं पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं कि हमारा काम साफ सुथरा है। देख लीजिए, इस विषय पर बात हुई, हम श्वेत पत्र जारी करके पूरा तथ्य, राई रत्ती, एक एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र बड़ा इसी से होता है और ये परंपरा इस देश की रही है। और अगर आप छोटी छोटी बातों में, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। दुश्मनी एक ऐसी ही तलवार है जिसकी मूठ में भी धार है, जो पकड़ता है हाथ उसके भी लहूलुहान होते हैं। तो छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नए ओबीसी आरक्षण की कहानी। शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत धन्यवाद गिरीश जी, धन्यवाद मौसम जी, और धन्यवाद चौधरी साहब आपका। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम प्राइम मेट्रो। नमस्कार।